चलो देखिए, सबसे पहले किसने, अनु ने लिखा ना, अनु। कविता समझना, देखो मैं कैसे समझाता हूँ इसमें, इन्होंने कैसे लिखा है, क्या गलतियाँ है, तो आपको क्या सुधार करना है, ठीक है, वो चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे। एक मिनट रुको, पानी पी। देखो अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन की क्या डिमांड थी, उसमें क्या लिखना था। और मैं पहले बता रहा हूँ, जो ये लोग आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, भूल जाओ, यूपीएससी की तैयारी पे छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। ब्रिटिश शासन में घुमंत काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी। अब घुमंत काश्तकार कौन हो गए, याद रखना, जो काश्तकार मतलब जो किसी की दूसरी ज़मीन की खेती पर काम करते हैं, किसान। और वो कैसे, जो जैसे झूम खेती करने वाले होते हैं ना, इधर उधर बस स्लेश एंड बर्न वाली खेती करते रहते हैं, तो उनकी आपको समस्याएं बतानी है। कब, जब ब्रिटिश शासन काल था तब। तो ये तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ था, आपको वहाँ से डायरेक्ट लिख लेना चाहिए था, मैंने बताया भी था। पहले क्वेश्चन की डिमांड ये हो गई। आगे पूछ रहा है, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरीके का था, ये भी एनसीईआरटी में दिया था, तो ये दूसरी तरीके का क्वेश्चन हो गया। आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी, ये तीसरी क्वेश्चन की डिमांड हो गई। तो ये मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखते हैं इनको 15 नंबर में से कितना मिलता है, क्योंकि 3 डिमांड मतलब 3 या 4 डिमांड 15 नंबर के क्वेश्चन में आती है, और 1 या 2 डिमांड जो है 10 नंबर के क्वेश्चन में आती है। अब देखते क्या इन्होंने तीनों डिमांड लिखा है, देखते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने परंपरागत कृषि और आदिवासी जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। विशेषकर घुमंत काश्तकार भूमि से बेदखल होकर सामाजिक आर्थिक संकट से जूझने लगे। इसी पृष्ठभूमि में बिरसा मुंडा ने स्वर्ण युग की परिकल्पना की, जो आदिवासियों के लिए मुक्ति और न्याय के प्रतीक बन गई। पहले बात याद रखना कि इंट्रोडक्शन इतना लंबा नहीं, ये थोड़ा कंक्लूजन टाइप से हो गया, आप यहीं तक छोड़ देते इसको, ठीक है। फिर भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा धीरे धीरे और मैच्योरिटी लाओगे तब ठीक है, कोई नहीं, फिर भी पर एक कंक्लूजन टाइप से हो गया, थोड़ा ध्यान देना इन चीज़ों पे, ठीक है। म्यूट कर लो जिसका ये बंद है, ऑन है जो, ठीक है। ब्रिटिश शासन में घुमंत काश्तकारों की समस्याएं, हाँ, जो पहला क्वेश्चन था, पहला भूमि राजस्व नीति का प्रभाव। अंग्रेजों ने, अब ये देखो, ये जो हेडिंग डालो ना इंग्लिश मतलब ब्लैक कलर से डाला करो। अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी, मालवाड़ी जैसी व्यवस्थाएं लागू की। घुमंत कास्ट का जो पहले प्राकृतिक संसाधनों व साझा भूमि पर निर्भर थे, भूमि से बेदखल होने लगे, एकदम सही बात है। जंगलों पर नियंत्रण, वन अधिनियमों के कारण उनके चारागाह, शिकार, झूम खेती जैसे पारंपरिक आजीविका प्रतिबंधित हो गई, एकदम बढ़िया है। ऋणग्रस्तता, साहूकारों महाजनों से कर्ज लेना पड़ा, जिससे उनकी स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी होगी, एकदम सही बात है। बेगार और शोषण, जमींदार, ठेकेदार और अंग्रेज अधिकारी द्वारा शोषण, जबरन श्रम और कर वसूली, एकदम सही बात है। सांस्कृतिक विघटन, उनकी सामुदायिक जीवन शैली, परंपराएं तथा आत्मनिर्भरता की व्यवस्था टूट गई, बहुत अच्छा लिखा है, और ये कंप्लीट पॉइंट है इसके अलावा कुछ और नहीं बचेगा, ये चीज़ याद रख लेना। अब आ गया है बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग, सामाजिक न्याय, ऐसा समाज जहाँ शोषण, अन्याय, साहूकार और दमनकारी जमींदार न हो, एकदम बढ़िया है, ये चीज़ याद रखना। आगे आनो, ये ब्लैक पेन से लिखा करो जो मेन हेडिंग होती है। आर्थिक समानता, भूमि और जंगलों पर स्थानीय समुदाय का स्वामित्व पुनः स्थापित हो, सही बात है। ये देखो आपने बहुत अच्छा किया है, टॉपिक वाइज मतलब इनको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करना। सांस्कृतिक स्वाभिमान, आदिवादी परंपराओं, रीति रिवाजों और धर्म की रक्षा हो, बहुत अच्छी बात है। आध्यात्मिक शुद्धता, ईश्वर के प्रति सीधा विश्वास, बिना किसी बाहरी मध्यस्थ के, सामान्य आधारित समाज, भाईचारा, सामूहिक श्रम और प्रकृति के साथ संतुलन में जीवन। परंतु है ना, ये चाहे तुमने चैट जीपीटी से कहीं से भी लिखा हो, परंतु तुमने क्या किया ना, जो एनसीईआरटी में जो मेन पॉइंट थे ना, जो मैंने बोला था वो लिखना, वो तुमने नहीं लिखे इसमें, तो थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट वहाँ से भी लिखने चाहिए थे, फिर कंप्लीट हो जाता है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देना। पहला तो मेरा मानना है कि आप जब एनसीईआरटी का ही यूज किया करो, उसके बाद फिर चैट जीपीटी या अपने जो नोट्स है उसकी तरफ बढ़ा करो। पहले अपना जो एनसीईआरटी में जो मेन दिया है लाइन, उनको जरूर लिखिए आप। ये कल्पना लोगों की आकर्षक लगी, ऐतिहासिक पीड़ा का प्रतिपर्य लंबे समय से लोग
से शोषण, विस्थापन और बेदखल के जेल रहे समुदाय के स्वर्ण युग मुक्ति का संदेश देता था। एकदम सही बात है। सांस्कृतिक सुरक्षा, अपनी पहचान, भाषा और परंपरा के पुनर्जीवन की संभावना भी दिखती थी। एकदम सही बात है। धार्मिक आस्था का बल, इसे ईश्वर की इच्छा से जोड़ा गया जिससे लोगों के दिव्य समर्थन का विश्वास हुआ। एकदम सही बात है। समानता व न्याय का वादा, गरीब व शोषित वर्ग को सामाजिक और आर्थिक बराबरी की आशा मिली। राजनीतिक चेतना का उदय, यह आंदोलन उपनिवेशवादी शासन और सामंती शोषण के खिलाफ प्रतिरोध की संगठित चेतना का माध्यम था। एकदम सही बात है। निष्कर्ष, इतिहास दर्शाता कि अन्याय और शोषण के दौर में आशा और आदर्श की कल्पना ही जन आंदोलन का आधार बनती है। बिरसा का स्वर्ण युग आदिवासियों के लिए वही आशा जिसने उन्हें अपने अधिकारों, पहचान और गरिमा के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। बहुत अच्छा निष्कर्ष है। आउट ऑफ 15 इस क्वेश्चन में मतलब मैक्सिमम नंबर जो दिए जा सकते हैं 8 नंबर आराम से, इतना दिए नहीं जाते हैं पर 8 से 9 नंबर आराम से आपको मिल जाएंगे। अगर यही ऑप्शनल का आंसर होता ना तो आपको इसमें से 10 से 11 नंबर मिल जाता, 10 या 12 नंबर मिल जाता। पर जीएस में 50% ज़्यादा नंबर दिए नहीं जाते, तो 8 नंबर आपके बहुत है। मतलब ये कंप्लीट आंसर है, इसमें कोई कमी नहीं है इस आंसर में। कहाँ से लिखा था नो आपने ये? सर मतलब पहले ना मैं जैसे इस टॉपिक का कुछ कुछ पढ़ लेती हूँ, फिर पढ़ कर उसको सेट करके खुद से मतलब एक बार पहले पढ़ लेती हूँ, सामने से देख के तो नहीं लिखती, लेकिन पढ़ के उसको साइड करके फिर से खुद से लिखते हूँ। बढ़िया बढ़िया, सब लोग इसी तरीके से मेहनत करो, ये एकदम बढ़िया है। मतलब कुछ भी कमी नहीं है इस आंसर में। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी की जो क्वेश्चन की डिमांड है, कंक्लूजन है, वो सब कुछ कंप्लीट है, कुछ भी बाकी नहीं है इसमें। और मैं फिर बता रहा हूँ, सब लोग लिखो, जब एक दूसरे से कंपैरिजन करोगे तो सीखने को मिलेगा आप लोगों को। ये जी जैसे मुझे निष्कर्ष लिखने में बहुत दिक्कत आती है, जैसे इनका निष्कर्ष बहुत अच्छा है, मतलब एंडिंग जो भी है वो एक अच्छी भी है। चलो आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था, कविता समझ में आया कैसे लिखना है? कविता समझ में आया कैसे आंसर लिखना है? लिखा हुआ समझ में आ रहा है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ वो नहीं समझ में आ रहा। आप इसलिए मैं बोला हूँ कि आप जैसा भी लिख के लाइए, फिर मैं उसमें बताऊंगा देखो इसमें कमियां हैं, इसमें ये अच्छी बात है, तो फिर आप आगे धीरे धीरे सुधार करोगे। जब तक आप पहला आंसर लिखोगे नहीं ना, तब तक यही दिक्कत रहेगी आपको कि मैं कैसे लिखूँ। तो आप जैसा भी है, जैसा आता है आपको वैसा लिख के लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? चलो ठीक है, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। डीको ने जनजातियों को कैसे गुलाम बनाया? पहला, तथा इसके कारण स्वरूप उनकी जीवन शैली में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। ये दो क्वेश्चन डिमांड, तो ये 10 क्वेश्चन नंबर का ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक। भारतीय जनजातीय समुदाय प्रकृति आधारित और सामाजिक जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन औपनिवेशिक काल में आए देखो जमींदार, महाजन, साहूकार, अंग्रेज ने भूमि कर और श्रम शोषण के माध्यम से उन्हें गुलामी की ओर धकेल लिया। ठीक है, अब देखते हैं गुलाम कैसे बनाया। दिगो द्वारा जनजातीय गुलाम बनाने के तरीके। भूमि से बेदखली, दिगो ने कर और लगान थोपे, जंगल कानूनों से जनजातियों को पारंपरिक झूम खेती, शिकार, संग्रहण पर रोक लगी। सही बात है। कर्ज और महाजनी शोषण, महाजनों ने सूदखोरी से ऋणग्रस्त कर भूमि और श्रम दोनों पर कब्जा किया, जनजातीय बंधु और मजदूर के चक्कर में फंस गए। ठीक है। जबरन श्रम और ठेकेदारी, अंग्रेज और ठेकेदार सड़क, रेल और खदानों में बेकार करवाते थे। सांस्कृतिक नियंत्रण, पारंपरिक मुखिया और ग्राम पंचायत व्यवस्था कमजोर की गई, सामाजिक स्वामित्व की जगह निजी संपत्ति, महाजनी वर्चस्व है। एकदम सही बात है। आगे था इसमें क्वेश्चन की डिमांड की किस प्रकार बदलाव देखने को मिलते हैं, उनकी जीवन शैली में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। आर्थिक प्रभाव, आत्मनिर्भरता से मजदूरी आधारित अर्थव्यवस्था की ओर धकेल दिए गए, भूमिहीनता और गरीबी बढ़ी। एकदम सही बात है। सामाजिक प्रभाव, पारंपरिक संस्थाएं और सामाजिक एकता कमजोरी, दिगों का प्रभाव बढ़ने से शोषण और असमानता बढ़ी। सांस्कृतिक प्रभाव, पारंपरिक विश्वास और जीवन मूल्य पर संकट आया, ईसाई मिशनरी और भारी प्रभाव से सांस्कृतिक बदलाव हुए। एकदम सही बात है। राजनीतिक प्रभाव, प्रतिशोध और आंदोलनों का जन्म, संताल विद्रोह, बिरसा मुंडा उलगुलान, 1899 भील विद्रोह। बहुत अच्छा लिखा है। एक और चीज़ याद रखना, इन्होंने है ना टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी आंसर राइटिंग शैली है। ये मान के चलो टॉपर बना देगा आपको अगर ये कर लोगे तो एग्जाम में। ये चीज़ याद रखना ना, यही होना चाहिए। दिगो ने जनजातियों की भूमि, श्रम और संस्कृति पर नियंत्रण स्थापित कर उन्हें शोषण व गुलामी की स्थिति में पहुंचा दिया। इससे उनकी पारंपरिक जीवन शैली टूट गई, लेकिन साथ ही विद्रोह, प्रतिरोध और पहचान की चेतना की विकसित हुई, जिसने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त आधार दिया। एकदम बहुत बढ़िया है। तो इसमें से भी आपको मैक्सिमम नंबर मिलेगा। बहुत अच्छा लिखा है, मेहनत करोगे देखो मेहनत दिखती है, इससे साफ पता लग रहा है इन्होंने आंसर लिखने के लिए मेहनत की है टाइम पास नहीं किया है। अब देखते हैं युवराज ने क्या लिखा है।
इससे पता लगता है कि इन्होंने मेहनत की है आंसर लिखने पे, 2-3 जगह सोच पढ़ा है यार। यही फ़ायदा है आंसर लिखने का, यही अप्रोच होनी चाहिए। और अभी भाई आप देख के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब मॉडर्न हिस्ट्री पूरी हो जाएगी तब मैं लूँगा टेस्ट, ये चीज़ याद रख लेना। ओनली मॉडर्न हिस्ट्री का 20 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा आपका। चलो, दीको ने जनजाति को कैसे गुलाम बनाया तथा इसके कारण स्वरूप उनके जीवन शैली बदलाव देखने मिलता है। देखना इन दोनों क्वेश्चनों में कैसे अंतर देखने को मिलेगा आपको, है ना। दीको शब्द का प्रयोग जनजातीय समाज, बाहरी लोगों, साहूकार, महाजन, जमींदार, भारतीय व्यापार, ठेकेदार आदि के लिए कहते हैं। ये भी बात सही है। ये लोग जनजातीय क्षेत्रों में आकर उनका शोषण करते थे। एकदम सही बात है, इंट्रोडक्शन सही है। अब देखो इन्होंने चाहे अलग तरीके से लिखा, पर सही है इंट्रोडक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सही है इंट्रोडक्शन, ठीक। दीको ने जनजाति को कैसे गुलाम बनाया, ये मेन क्वेश्चन की डिमांड है, इसे अंडरलाइन करके हाईलाइट करना चाहिए। भूमिहरण, साहूकारों और जमींदारों के कर्ज देकर उनकी जमीन हड़प ली, जनजातियों को अपनी पारंपरिक जमीनों से बेदखल किया गया। ये भी देखो बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। कर्ज और महाजनी शोषण, ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उन्हें कर्ज जाल में फंसाया। और ये क्या है, ब्याज चुकाने के बाद भी मूलधन बना रहता था जिससे गुलाम जैसे बन जाए, ठीक है। जबरन मजदूरी, अंग्रेजों जमींदारों ने उन्हें बेकार मजदूर तथा बहुत कम मजदूरी पर काम करने मजबूर करते थे। एकदम सही बात है। वनाधिकारी पर रोक, अंग्रेजों जंगलों की सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। इससे जनजातीय लोग अपनी पारंपरिक आजीविका शिकार, लकड़ी, फल फूल, झूम खेती से वंचित हो गए। एकदम सही बात है। सांस्कृतिक हस्तक्षेप, मिशनरी और बाहरी लोग संस्कृति और धर्म परंपराओं को बदलने की कोशिश करने लगे थे। एकदम बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, देखो अच्छा लिखा है, कोई कमी नहीं है। बदलाव, आर्थिक बदलाव, आत्मनिर्भर जीवन शैली टूट गई, जीविका के लिए मजदूरी और खेती के काम पर निर्भर होना पड़ा। एकदम बढ़िया बात है। सामाजिक बदलाव क्या हुए, सामूहिक जीवन, पारंपरिक रीति रिवाजों में गिरावट आई, कर्ज और भू संपत्ति होने से सामाजिक असमानताएं बढ़ी। एकदम बहुत अच्छा। सांस्कृतिक बदलाव, मिशनरी और बाहरी लोगों के कारण कई जगह धार्मिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, उनकी पारंपरिक मान्यताएं और रीति रिवाज कमजोर पड़ने लगे। बहुत अच्छा। राजनीतिक चेतना का उदय, शोषण से तंग आकर जनजातियों से विद्रोह की भावना जागी, संताल विद्रोह, बिरसा आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन भी हुए। एकदम बहुत अच्छा। दीको ने जनजातियों को भूमि, कर्ज और जबरन मजदूरी के माध्यम से गुलाम बनाकर उनके पारंपरिक जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया, परंतु यही शोषण आगे चलकर जनजातीय राजनीति जागृति और विद्रोह का कारण बना, जिसने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष की एक नई दिशा दी। बहुत अच्छा। अब देखो आंसर इन दोनों ने लिखा है पूरा एकदम, देखो चाहे अलग हो, इनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग हो, सब कुछ सेम है, तो इनको भी पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई कमी नहीं है इनके भी आंसर में। आगे, ब्रिटिश शासन में घुमंत काश्तकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी। पहले डिमांड, और बेशक कल्पना में स्वर्ण युग किस तरीके का था। दूसरी डिमांड, आपकी राय में कल्पना लोगों की इतना आकर्षक क्यों लग रही थी। तीसरा डिमांड, ब्रिटिश शासन में जनजाति और घुमंत काश्तकारों की पारंपरिक जीवन शैली गहराई से प्रभावित हुई। भूमि नीति, वन अधिनियम और महाजनी शोषण ने उन्हें संकट में डाल दिया। इन्हीं परिस्थितियों में बिरसा मुंडा ने स्वर्ण युग की कल्पना पोषी जिसने जनजातीय समाज को नई आशा दी। बहुत अच्छा लिखा है, ये भी इंट्रोडक्शन अच्छा है। ब्रिटिश शासन में घुमंत काश्तकारों की समस्या, भूमि से वंचन, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा, महाजनी कर्ज ने उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया। एकदम सही लिखा है। वन अधिनियम, जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित कर उनकी आजीविका, शिकार, झूम खेती, लकड़ी वनस्पति छीन ली गई। ठीक है, ठीक है। वह जबरन मजदूरी, अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें बेकार करने मजबूर कर दिया। कर्ज का जाल, महाजन ने ऊंचे ब्याज पर दर देकर उन्हें ऋणग्रस्त और गुलाम बना डाला। सांस्कृतिक ह्रास, मिशनरी और बाहरी प्रवासी उनके परंपरागत धर्म संकट में पड़ने लगे। स्वर्ण युग की कल्पना, अब यहाँ पे इन्होंने क्या, ये बिरसा की कल्पना स्वर्ण युग किस तरह का था। ठीक है, हाँ। भूमि, जंगलों, जनजाति पर सामूहिक अधिकार होगा। शोषण मुक्त समाज जहाँ साहूकार, जमींदार व दीको न हो। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया था। इन्होंने डायरेक्ट पॉइंट लिखे हैं, पर मेरा मानना जो उन्होंने लिखा ना वो टाइप बहुत अच्छा हो कि आप सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक इस तरीके दिखाते हो तो बहुत अच्छा हो उनके। जैसे इनने इसमें पहले पार्ट में तो दिखाया इन्होंने, ठीक है, कोई नहीं। उनकी पारंपरिक संस्कृति, धर्म और जीवन शैली की पुनर्स्थापना, आत्मनिर्भर समानतामूलक समाज की स्थापना आकर्षक क्यों लगी। उन्होंने अपने खोए हुए अधिकारों, जमीन जंगलों की वापसी का सपना देखा। सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता का संरक्षित करने का आश्वासन मिला। शोषण और गरीबी से जनता को न्याय और स्वतंत्रता की उम्मीद जगी। विषय का व्यक्तित्व और उनकी धरती बाबा का रूप जनजातीय आस्था का केंद्र बना। एकदम सही बात है। ब्रिटिश नीतियों ने घुमंत काश्तकारों को जमीन, जंगल और स्वस्थ जीवन से वंचित कर दिया था। ऐसे समय बिरसा के स्वर्ण युग की कल्पना केवल एक धार्मिक सांस्कृतिक संदेश नहीं थी, बल्कि शोषण मुक्त और आत्मनिर्भर समाज का सपना ही भी थी। यही कारण था कि यह विचार जनता को गहराई से आकर्षित कर बड़े आंदोलन का आधार बना। एकदम सही है निष्कर्ष। अब देखो ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो अनु से चाहे आधा नंबर कम मिले पर मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। तो ये 7 से लेके 7.5 नंबर इसके लिए मैक्सिमम है। अनु को वहाँ पे 8 मिल जाएंगे, तो ये फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ याद रखना। लिखा तो इन्होंने भी अच्छा, बस वही है कि थोड़ा इन्होंने वहाँ पे टॉपिक वो जो सब्जेक्ट वाइज जो है उसको डिवाइड नहीं किया। मतलब अच्छा है लिखा है, कोई कमी नहीं है उसमें, बस वही है थोड़ा बहुत और टॉपिक वाइज डिवाइड कर दोगे।
अब देखते हैं सना ने कैसे लिखा है, दोनों क्वेश्चन है इसमें। चलो सर मेरे पेन पेन का वो हुई थी खत्म, तो मैंने ग्रेन से लिख दिया। वो कोई मैटर नहीं करता, मैं कंटेंट पढ़ूंगा आपका, कलरफुल डिजाइन नहीं देखूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। चलो, देखो शाहकार, महाजन, अंग्रेज आदि शासकों और उपनिवेशवादियों ने भारत की आदिवासी जनजाति गुलाम बनाने के लिए कई प्रकार के शोषण के कई तरीके अपनाए। उन्होंने आदिवासी समुदाय को जमीन, संसाधनों, आज़ादी को छीनकर उन्हें आर्थिक, सामाजिक रूप से, अरे इंट्रोडक्शन भी चले, ये तो मेन बॉडी में लिखो ना आप, ये यहाँ पे क्यों लिख रहे हो आप? कई प्रकार शोषण के तरीके अपनाए, बस जैसे करके आप लिख सकते थे, बस जैसे आदिवासी जमीन, संसाधन, आज़ादी छीनकर, मतलब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो कितना लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, तो ये चीज़ों से बचना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप यहाँ तक बनाने के लिए कई प्रकार शोषण के तरीके अपनाए, बस फिर यहाँ जैसे करके कर उस टाइप में बस लिख सकते थे, ये उतना लंबा 3-4 लाइन नहीं लिखते ना फिर आप। अच्छा, फिर यहाँ से लिखते कैसे गुलाम बनना है आगे? फिर आगे इसमें आएगा ना, जैसे अब देखो ये रिपीट हो गया, ये तो तुम्हारी गलती है, अब देखो ये रिपीट हो गया वापिस, तो ये गलती है ना, ये चीज़ याद रखना। आर्थिक, सामाजिक नियम कानूनों की मदद से, अभी देखो तुम चाहिए इतना सा पॉइंट लिख के छोड़ के भाग रही हो, ऐसा नहीं है। अब उनके क्वेश्चन और अपने क्वेश्चन आंसर देकर समझिए, उन्होंने एक एक चीज़ बताया, आर्थिक, कर कानून, सामाजिक कैसे उन्होंने, नियम कानून, वन कानून। मेरे 4 पेज पे चला जाता है आंसर। अरे कोई दिक्कत नहीं, अभी आप लिखना सीखिए भाई। जमीन, संसाधन छीन लिए गए, वन अधिकारों पर रोक, अब देखो खुद ही तुम समझ जाओ, इनके आंसर पढ़ना और खुद का आंसर पढ़ना, आपको पता लग जाएगा कि आप कितना गलत, मतलब कितना डिफरेंट है आपका आंसर। वन अधिकारों पर रोक लगा दी गई, अंग्रेजों ने सरकारी संपत्ति अर्थात राज्य में स्थापित किया, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों को अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। अधिक ब्याज दर पर कर्ज दिया गया, जबरन जमीन हड़प ली, ठीक है। आगे स्थानांतरण किया गया, जैसे बिहार, असम आदि कोयला खदानों में। बदलाव निम्न प्रकार के थे, आर्थिक घटनाएं बढ़ी, पारिवारिक आजीविका खत्म हो गई, ठीक है। सांस्कृतिक परंपराएं कमजोर हो गई, सामाजिक शासन टूटने लगी, पारंपरिक बंधन कमजोर हुए, सामाजिक संबंध टूटने लगे। अब देखो ये रिपीटेशन, पारंपरिक बंधन और सामाजिक बंधन, ठीक है। सर वो उन्होंने दोबारा लिख दिया था, पता नहीं। अरे नहीं ठीक है, कोई नहीं, पारिवारिक बंधन अलग चीज़ हो जाएगा, सामाजिक बंधन अलग हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं। सामाजिक मूल्य में बदलाव आया, जैसे धर्मांतरण, ठीक है। मानसिक तनाव, स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ी, भूमि संसाधनों का अधिग्रहण से। अब देखो यही है, अब इन्होंने टॉपिक वाइज डिवाइड किया, तुम वो नहीं कर रही हो, ठीक है, कोई नहीं, परंतु ये आगे आएगा धीरे, पर ये चीज़ जरूर अपनानी चाहिए। भूमि संसाधन का अधिग्रहण से वाले उसमें तोड़ के एक एग्जांपल डाल के लिखा है, एक लाइन लिखो बढ़िया से उसको, फिर उसके बाद में उसका एग्जाम्पल लिख दो कैसे हुआ, तो वो बहुत अच्छी, बहुत आंसर राइटिंग की सबसे बेस्ट शैली है वो। आदिवासी गुलाम बनाकर उनके संसाधनों और आज़ादी को छीनने जाने के कारण उनका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से नष्ट होता गया, जिससे उनके जीवन शैली में व्यापक बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ये मान के चलो 10 नंबर का क्वेश्चन था ये आपका ना, तो इसमें आपको कम मार्क्स मिलेंगे, फिर भी 3.5 के समथिंग मिल जाएंगे, तो अपन अभी भी 5 नंबर के लिए मेहनत करना है। आगे देखो, मुझे टाइम तो आते हैं सर, लेकिन मुझे ना वो आर्ट ही आती थी यहाँ लिखना, जैसे कि मुझे पता था कि समाज में ये बदलाव हुआ, आर्थिक इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इनके देखो, इनके आंसर में साफ लिखा है, इन्होंने टॉपिक वाइज लिखा है, वैसे लिखिए। और राजनीतिक अधिकार भी छीन लिए गए थे, ताकि जब वो उनका वो था तो वो अपने उससे कानून के अकॉर्डिंग चलाने लगे थे। ऐसे तो पता था, बट कोई चीज लिखने में दिक्कत होती है। कोई नहीं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश, अब देखो ये कितना बड़ा इंट्रोडक्शन, पर शायद तुम बड़े अक्षर लिखते हो ना, इसलिए थोड़ा बड़ा लगता है, पर फिर भी ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे ना। ब्रिटिश नीतियों ने घुमंत काश्तकारों को कई तरह से विस्थापित किया। अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट 1871 जैसे कानून बनाकर घुमंत समुदाय को जन्मजात अपराधी घोषित किया, और उनकी पारंपरिक आजीविका, स्वतंत्रता और सामाजिक पहचान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। बिरसा के स्वर्ण युग की बात उन लोगों के कोई अधिकारी को आज़ादी का आशय देती थी। अभी निष्कर्ष टाइप से लग रहा है, थोड़ा बच्चे टाइप से, ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं। घुमंत काश्तकार समस्या क्या है? वन अधिनियम के तहत जंगलों में प्रवेश पर रोक लगा दी, ठीक है। कम पानी, सूखी मिट्टी पर खेती कठिन, अच्छी पैदावार नहीं, ऊंची लगान दर, एक जगह टिके रहने पर मजबूर किया, संसाधनों को दोहन, प्रकृति की हानि, सांस्कृतिक सामाजिक परंपरा का ह्रास, दबाव के साथ मजदूरी के श्रम का मूल्य कम देना, ठीक है। स्वर्ण युग की कल्पना, जनजातीय समानता, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक परंपरा सब प्राप्त हो रहा था, ठीक है। भूमि, जंगल, वन, कृषि, आजीविका आदि, उच्च लगान से मुक्ति, ठीक है। शोषण से मुक्त, जबरन मजदूरी, बाल श्रम से मुक्त, ठीक है। संगठित समुदाय का मजबूत होना,
आकर्षक क्यों लगी? स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, आदिवासी किसानों की आय बढ़ाती है, सांस्कृतिक परंपरा सामाजिक सम्मान को जीवित रखती है, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर जीवन में सुधार भी लाती है। ठीक है। ब्रिटिश शासन में घुमंत काश्तकारों को ब्रिटिश ने स्वर्ण युग की कल्पित किया, जिसमें स्वतंत्रता, शांति, संसाधनों का संरक्षण, आर्थिक सामाजिक न्याय था। यह कल्पना लोगों को इसलिए आकर्षक लगी, यह उनके अपने अधिकारों को सम्मान की पुनः प्राप्ति का सपन दिखाते थे। अब देखो यही 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको मिलेगा 6 नंबर। अभी भी आपको 8 नंबर तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वही है, सब टॉपिक को डिवाइड करो। ऐसा नहीं कोई ठीक, मतलब ऐसा नहीं बहुत खराब, ऐसा नहीं है, सही लिखा है आपने, ऐसे पॉइंट जितने, पर वही है रिप्रेजेंटेशन आपकी। देखो यही फर्क पड़ जाता है, टॉप 1 रैंक और 100 रैंक, यही फर्क पड़ जाता है। लिखते तो सब आंसर एक जैसा ही है। तो हो जाएगा। हाँ, जो जैसे आज मैंने बताई है कमियां, ये अनु ने जैसे लिखा है, ऐसा धीरे प्रयास कीजिए आप भी इस लेवल तक पहुंचने के लिए। सर मैं इसको एक बार दोबारा से लिखूं अपने इसमें? नहीं कोई नहीं, अरे आगे लिखिए। हाँ लिख लो, अगर आपको लग रहा है लिख लेना। चलो ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो आ जाएगा, फिर नया लिखूंगी, नए के कंटेंट में लग जाऊंगी इसको। जो भी है, परंतु नया भी लिखना है। ऐसा नहीं पता लगा कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ तो फिर बहानेबाजी, हाँ सर मैं तो वो लिखी थी, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए। अभी टाइम मिलेगा तो मुझे, मैं ये वाला लिख लूंगी और जो आप देंगे वो भी लिख लूंगी। पहले वो लिख लूंगी और टाइम मिलेगा तो ये वाले। चलो कितने 4 चैप्टर हो गए ना इसमें। मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन लिख लोगे, अगर ऐसे करते जाओगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये याद रख लेना। गलत खुल गया क्या? मामला गड़बड़ है। दोबारा जाना पड़ेगा। मेहनत कीजिए, तुम लोग घास काट रहे हो, मैं पहले बता रहा हूँ, तुम मेहनत कीजिए। मेहनत करोगे तो दिखेगा, आप क्वेश्चनों में लिख के लाओगे ना, उसे दिखता है कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो मुझे पता लग जाती है। आपने कितनी घास काटी है वो सब पता लग जाता है मेरे को। ओनली खाना पूर्ति, जब तक आंसर राइटिंग को खाना पूर्ति लोगों जब तक लगेगा नहीं कि हम मेहनत करके हम लिखे, अच्छा लिखे, तब तक भूल जाओ फिर आप। जो कि मैं तो अभी बोला हूँ कि देख के लिखिए आप, तब ये हाल है। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, तो ये पिछले क्वेश्चन पूछे हैं, मेंस में पूछा है, पीटी में भी पूछा है। पीटी में तो पहले पूछते थे, आजकल 2019 में थोड़ा बहुत इसके बाद में प्रभाव जो हुए उसके बारे में पूछा, कोई नहीं। सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए ये विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। ये चित्र उसके बारे में बता रहा है। नीतियाँ और लोग, पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। नीतियों में राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। आप यहाँ भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती है, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। अब ये ऐसे कोई काम का नहीं है, पीटी मेंस किसी में नहीं। ठीक है। नवाबों की छीनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। याद करो कौन सी? सहायक संधि के द्वारा। याद होना चाहिए, रेजिडेंट उसी में होता था, यही डिसीजन लेता था। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। क्यों? अंग्रेजी सेना आ गई थी। उनके राजस्व वसूली के अधिकार में इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। राजस्व वसूली किसके पास आ गई थी? अंग्रेजों के पास आ गई थी, और उनके इलाके भी छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, परंतु किसका? डलहौजी का। कौन सी नीति थी? हड़प नीति। ठीक है। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया था कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैन्य ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अब देख रहे हो, अब ये लोग यहाँ के असली शासक बनने लग गए और अपनी
चलाने लग गए। सोचो राजा महाराजा इनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। अरे याद करो जब ये लोग आते हैं तो स्टार्टिंग में राजा महाराजाओं के पास जाके गिड़गिड़ाते थे। देखो समय बदलते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती है, इसलिए समय सबसे बड़ा बलवान होता है। आज आप किसी व्यक्ति का अगर मजाक बना रहे हो किसी कारणों से, हो सकता है कल आपको उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़े। ये सीधा स्पष्ट एग्जाम्पल है इसका। तो ये आप जो इस टाइप के ऐसे आते हैं ना फिलोसफिकल, उसमें ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। तो ये चीज़ याद रखना, 1856 में अवध को अंग्रेजों ने हड़प लिया था। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। मतलब क्या लगाया था इसने? कुप्रशासन का आरोप लगाया था। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजनाएं बना ली थी। जैसे होता ना आजकल ये राष्ट्रपति शासन लगता है, वो भी तो इसी आधार पे लगता है। या तो संवैधानिक तंत्र का विफलता के ऊपर। तो वही चीज़ है। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया। आप देख रहे हो ये हो रहा है धीरे धीरे परिवर्तन, अपनी ताकत को कैसे मजबूत कर रहे हैं। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। देख रहे हो, उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। कौन बन गए बादशाह? अब अंग्रेज बन गए। किसान और सिपाही गाँव में, अब देखो ये याद रखना, ये पहला पॉइंट के राजा महाराजे, तो सबसे पहला परिवर्तन ये हुआ, इनकी दयनीय स्थिति होगी। अब देखो किसान और सिपाही का क्या हालात होगा। गांव में किसान और जमींदार भी भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें हाथों से निकलती जा रही थी। अब देखो जमीनें भी छीनती जा रही किसानों से। अब भाई किसान का बेटा है तो सिपाही होगा ना, तो वो जब घर पे देख रहा है वो चीज़ें तो दिक्कत होगी, इसलिए विद्रोह भी करेंगे। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाही का असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। इनका भी एक अपना कारण है। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। सबसे पहला नियम था समुद्र पार जाके युद्ध लड़ना। अब पहले ऐसा था कि भारतीय हिंदू शास्त्रों में ऐसा था कि जो है समुद्र पार जो है गलत माना जाता था, धर्म के खिलाफ था वो। ठीक, फिर वो जो बंदूक थी उसमें मांस का प्रयोग करना, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों को मिला। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पर पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। ये चीज़ याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है उस टाइम। जब 1824 में सिपाही कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में इतराज़ नहीं था। सरकार हुक्म न मानने कर उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म ही नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। अब ये बहुत धार्मिक संकट आ गया। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार के गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। तो एक कारण ये भी था जो सिपाही गुस्सा हो गए। सुधारों पर प्रतिक्रिया, अब ये तीसरा कारण है। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। उन्होंने सती प्रथा को रोकने, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए। याद करो सती प्रथा के लिए 1829 के समथिंग कानून बन जाता, और विधवा विवाह के लिए 1854 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर है उसके कारण कानून बन जाता है। अब एक तरीके से देखा जाए तो अगर आज अपन देखते हैं तो बहुत पॉजिटिव है ना, पर आज जैसे मतलब मैं ऐसा कानून बना दूँ, आज मान के चलो सरकार ऐसा कानून बना दे कि मंदिरों में आप जो है ओनली धोती कुर्ता ही पहन के जाओ, जैसे बहुत सारे मंदिर वाले बना देते, फिर इसका विवाद होता है। अब मान लो चलो कि सरकार ही ऐसा कानून बना दे ठीक, तो कितना विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, तो जो मतलब उनको सरकार को लगेगा हम सही कर रहे हैं, परंतु आम जनता को तो लगेगा ना कि गलत है। तो उसी टाइम जैसे सती प्रथा थी, जो सती प्रथा पे कानून बनाया तो कुछ लोगों को तो अच्छा लग रहा था, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इनको अच्छा लग रहा था क्योंकि ये समझ रहे थे। परंतु जो और धार्मिक लोग थे उनको लगा ये तो बहुत खराब चीज़ हो रही है, ये कैसे सती प्रथा को रोक रहे हैं, कैसे विधवाओं को दोबारा शादी करने का मौका दे रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना, समय समय बदलता रहता। आज तुम लोग लग रहा है कि कितनी खराब प्रथा थी, पर तो उस टाइम के लोग नहीं समझ पा रहे थे ना। यहाँ तक भी तिलक के बारे में बोला जाता है कि वो जब मैरिज की जब एज बढ़ाई जा रही थी तो तिलक इसके खिलाफ थे,
तो इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तिलक जो है बाल विवाह को प्रोत्साहन कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, उनका तो विरोध करने का कारण कोई और था। जैसे उनका ये था ना कि हम कुछ भी करें, हमारे समाज में ब्रिटिश क्यों दखल दे रहे हैं, उनका विरोध का अब एक कारण बात ये बताओ था। तुम्हें, ये सब बातें होती है किसी नेता की नेगेटिव छवि ना हो, हकीकत बात यही है। अब वो अभी आप स्वाभाविक सी बात है ना, अब आप क्या है कि अभी आप जो जी रहे हो वो इंडियन गवर्नमेंट का शासन है, समझ में आया? तो इसमें जो स्वाभाविक सी बात है, जो स्वतंत्रता लीडर है उनके बारे में नेगेटिव चीज़ को बताएंगे आप लोगों को? समझ में आ रहा है कोई बात हकीकत ये है। यस सर, बट हमने तो यही पढ़ा था कि अरे उनका पढ़ा विरोध है का। इसीलिए जाता आप लोग यही तो नहीं समझते हो। इतिहास मैं फिर बता रहा हूँ, इतिहास ऐसी चीज़ है, मैं कैसा स्वरूप देना चाहता हूँ, क्या मैं चाहता हूँ। जैसे कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने क्या किया, जैसे लगा कि आज़ादी नेहरू ने ही दिलाई है, नेहरू गांधी ने ही दिलाई है, परंतु ऐसा नहीं है ना, और लोगों का भी योगदान था। पर आप जब आप बीजेपी शासनकाल में आओगे तो इसमें तो वो नेहरू को गांधी को भी साइड में कर देते हैं, उनको तो बस ऐसा लगता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी दिलाई है। तो ये इतिहास को मोड़ने का जैसे भी तरीका था। जैसा भी देख रहे हैं सर, विभाजन का पूर्ण जो मतलब टिकरा फोड़ा जा रहा है, वो कांग्रेस कांग्रेस पे, को हाँ, तो ही। समझो ना, अब ये चीज़ ये है ना, तो ये इतिहास होता है। इतिहास ऐसे ही दिखाया जाता है जी, हमेशा याद रखना, पर हकीकत वो नहीं होती है। जैसे अभी पहले अकबर को कैसे दिखाया जा रहा था कि बहुत अच्छा शासक था, ये था, परंतु अभी देखो बीजेपी गवर्नमेंट उसका नेगेटिव छवि भी ला रही है। तो इतिहास को कभी भी सत्य मत माना करो। अब जैसे वो भाई तिलक के बारे में वो हकीकत बात है, वो बाल विवाह को उसने विरोध किया था, ठीक है, फिर बाद में उसकी अच्छी छवि करने के लिए कि हाँ उसके पीछे ये आधार नहीं था, उसका एक कारक ये भी था, परंतु मैं अगर गारंटी बता दूं, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि उसका एक कारक ये भी था कि वो बाल विवाह को प्रोत्साहन चाह रहे थे, तो इसमें कोई गलत नहीं है। आप समझिए कोई चीज़ को। हम मेरा ऑप्शनल उर्दू है ना, उसमें एक सवानिया निगार होता। उसमें क्या होता, जो राइटर होते हैं ना, तो वो किसी की जीवनी पे लिखते हैं, जो बड़े बड़े शासक राजा महाराजा होते हैं। तो उसमें बताया कि उन्होंने जब लिखा तो उसमें उन्होंने सिर्फ अच्छे अच्छे पक्ष लिखे, और जो उनके नेगेटिव पक्ष थे उसको नहीं लिखा। उसका रीजन ये था कि जो हमारी सवानिया निगार है अभी शुरू हुई है, हम इसको खत्म नहीं कर सकते नेगेटिव चीजें दिखा के। तो इसलिए जो ये लोग होते हैं, इनके बारे में जब कथा लिखी जाती है, कुछ लिखा जाता है, तो ये अच्छी अच्छी चीजें लिखी जाती है। ये चीज याद रखना, ये हकीकत है। इनका पक्ष वो अच्छा दिखाया, लेकिन बुराई को छुपा देती है ये। हाँ, ये हकीकत बात है। जैसे गांधी के बारे में बहुत सारी अच्छाई है भी, पर ऐसा नहीं है, नेगेटिव पक्ष भी होता है, पर वही है कि आपको देखना है। पर मैं बता रहा हूँ ये भी बातें होती है, ठीक है, कोई बात नहीं है बड़ी, ठीक है। तो उस टाइम लोग इसका विरोध कर रहे थे, सती प्रथा का 1854, राधाकांत देव, सोचो वो तो खिलाफ, एकदम खतरनाक, राजा राममोहन राय के खिलाफ हो गए थे, एकदम बहुत खतरनाक। वो तो उन्होंने एक कौन सा उन्होंने संस्था बना दी थी, वो एकदम पूरा उसके खिलाफ था, राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज के खिलाफ उन्होंने एक संस्था बना दी थी। तो ये चीज़ याद रखना। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। और जैसे अब राजा राममोहन राय के बारे में आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, पॉजिटिव, पर मैं उनका एक नेगेटिव पक्ष बताता हूँ। ऐसा माना जाता है कि राजा राममोहन राय है ना, ईसाईकरण में प्रोत्साहन देने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, और इस कारण उनका क्रिटिसिज्म भी होता है। पर वही ना, आपको कहीं एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा जी, पर आप जब हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ोगे शायद वहाँ कुछ मिले आपको किसी बुक में पढ़ने को। दूसरा एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा सोचो नोबेल पुरस्कार भी मिला, ठीक है, परंतु उन पर ये आक्षेप लगता है कि उन्होंने जो ईसाईकरण को बढ़ावा दिया, उसका वो धर्म के नाम पे लोगों को सहायता तो कर रही थी, परंतु वो लोगों का धर्म भी परिवर्तन करवा रही थी। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती थी दुनिया में, आप जो देख रहे हो वो हकीकत नहीं होती है भाई, इसके बियॉन्ड भी कुछ होता है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता, आप जो पढ़ रहे हो उसी को उतना हकीकत मान रहे हो, आपकी गलती है। चीज़ों को और पक्ष भी होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जो भी है, पर मेरा कहने मतलब है कि मतलब ये चीज़ ठीक है, आपने को आंसर ऐसा ही लिख के आना, सब कुछ है आंसर, पर मैं बता रहा हूँ हकीकत। हमको एग्जाम्पल तो पॉजिटिव ही लिखने, बट हमको एक पता होना चाहिए, तार्किकता होनी जरूरी है, ये चीज़ याद रखना। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरी को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन संपत्तियाँ जुटाने को भी छूट दे देगी। आप देख रहे हो, क्योंकि 1813 के एक्ट में ईसाई मिशनरी को अलाउ किया गया था। ये देखो भाई, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती है। 1813 में ईसाई, क्योंकि उनको पता था। देखो एक चीज़ याद रखना, मैं किसी व्यक्ति पे अगर आपको कंट्रोल करना है ना, ध्यान से समझना। सबसे देखो अंग्रेजों ने क्या किया है, सबसे पहले उन्होंने
यहाँ पे आके व्यापार किए हो, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ के लोगों को समझे। तो पहले व्यक्ति को जैसे होता है ना, ये आप उसमें भी ले सकते हो, इथिक्स का एक टॉपिक है अभिवर्ती, एटीट्यूड कैसे चेंज करना होता है। तो पहले उस व्यक्ति के बारे में जानिए आप, उसका पॉजिटिव क्या है, उसके नेगेटिव क्या है, इन्होंने कैसे भाई साम्राज्य कैसे स्थापित किया। पहले भारतीय शासकों के बारे में जाना, इनके पॉजिटिव क्या है, इनके नेगेटिव क्या है, ठीक। फिर उन्होंने इनके जो नेगेटिव थे उसका धीरे धीरे फायदा उठाया। अब धीरे धीरे जब फायदा उठाया, फिर इन्हीं जो नेगेटिव चीज़ें थी, इन्हीं के कारण इनकी पॉजिटिव चीज़ें भी ख़त्म कर दी। अब यही तो होता है ना, जैसे मान के चलो मुझे गांधी की इमेज ख़राब करनी है, तो मैं गांधी की नेगेटिव चीज़ें पकड़ के बार बार उसी को रिपीट करूँगा, ठीक। तो ऑटोमेटिक ही क्या होता है, जैसे होता है ना कि भाई आपको वाइट बोर्ड है, उस पर एक ब्लैक धब्बा है, अब मैं इस ब्लैक धब्बे पे एकदम ऐसे ऐसे करते जा रहा हूँ, इसी चीज़ को बढ़ाते जा रहा हूँ, तो आपके पूरा सफ़ेद बोर्ड नहीं दिखेगा, ये ब्लैक स्पॉट ही दिखेगा। तो ये होती है किसी को नेगेटिव छवि, या मतलब ये ऐसा भी नहीं है, इसको पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हो आप। किसी व्यक्ति को अच्छा है बता दो, जैसे अभी मोदी के बारे में सोचो, पूरी सोशल मीडिया सबको अच्छा ये है, मोदी रो रहा है, ये है वो है पर मोदी का एक अगला पक्ष भी देखो, जब वो सोनिया गांधी को सीधा गाली दे रहा था, विधवा है ये, यहाँ क्या कर रही है, जाके देखना कभी, जब 2013 के जब सोनिया गांधी पे कितना झेला है। मतलब वही है ना, मोदी तो कल रोने लग गया उस टाइप से कि मेरी माँ को गाली दे दी पर मेरा कहना मतलब कि इन चीज़ों को कभी पढ़ना नहीं चाहिए भाई, ये राजनीति है ना बहुत मुझे ऐसा लगता है ना, विकास के मुद्दे भटका के बस बकवासबाजी होती है। कहीं बात करते हैं रोजगार की, विकास की, ये चीज याद रखना। देखो वोट पाने के लिए रो रहा है कि मैं, हाँ वोट मुझे दे दो, देखो मेरी माँ को गाली दे दी है बस देखो ना कितना बड़ा संगीन आरोप है, और ये लोग बैठ के सामने डिबेट में गालियां बस। मतलब कहने का मतलब है भाई, जीवन का बहुत परिप्रेक्ष्य होता है, लोग है ना इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं। तो वही सारी चीज़ें, अंग्रेज इन्हीं चीज़ों को फ़ायदा उठाते रहे, आज भी यही चीज़ें हैं। तो आज राजनेता फ़ायदा उठा रहे हैं, शासक में जो भी बैठेगा ना, ये चीज़ यार, जो शासन करेगा वो यही चीज़ें हथकंडे अपनाता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसे ईसाई धर्म को अपनाना और ऐसा आसान हो गया। अब देख रहे हो कैसे, ताकि ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया जाए। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति में उसका अधिकार पहले जैसे होगा। अब जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट भी ऐसा ही कर रही है। अगर आपको हिंदू है, अभी देखना राजस्थान में भी एक्ट आया है, बहुत जगह आ चुका है, अगर आप हिंदू से मुस्लिम बनते हो, हाँ कल ही राजस्थान में आया है, हाँ मैं देखा था, ठीक है, तो हिंदू से मुस्लिम बनते हो तो बहुत दिक्कत है। परंतु हाँ मुस्लिम से हिंदू, देखो वो बागा बागेश्वर धाम, ईसाई से आप अगर हिंदू बनना चाह रहे हो, बस यह करो, हो गया काम भाई धर्म है ना, एक विवेक का मूल्य होता है, जिसका व्यक्ति को लगे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व पर निर्धारित होना चाहिए। पर ना उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, कोई लोग फोर्सफुली कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें हिडन वो भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। पर ये एक धर्म पे क्यों भाई, फिर ये तो जो मुस्लिम से हिंदू बन रहे हैं उन पे भी लागू होना चाहिए। पर वही होता, शासक किसका है। अब जैसे अंग्रेज जब शासन में थे तब उन्होंने ईसाई धर्म को प्रमोट किया, और अभी जो गवर्नमेंट है वो हिंदू धर्म को प्रमोट करना चाह रही। नीतियाँ समझा करो, शासन कौन कर रहा है, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म और उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। अब यही बात अगर मुस्लिम धर्म वाले बोले, परंपरागत जीवन शैली जैसे मतलब मदरसा एजुकेशन को बदला जा रहा है, सामाजिक रीति रिवाज जो इनके कानून थे, 3 तलाक प्रथा, उनको ख़त्म किया जा रहा है। अब सोचो ना, मतलब क्या हिंदुओं में कमियां नहीं है, उस पर कौन सुधार करेगा। आज भी जैसे मैं हिंदू धर्म में बताता हूँ एक खासियत, जैसे जो विधवा हो जाती है कोई लड़की, या मान के चलो तलाक हो जाता है, उसकी नई शादी नहीं होती है, तो ये क्या बड़ी प्रथा नहीं है समाज में, इसमें क्या बदलाव नहीं होना चाहिए। पर कोई सरकार आज तक कोई कानून बना पाई है। दहेज प्रथा पे तो आज तक उनका कानून लागू नहीं हो पाया सरकार का, जो सोचो 1961 में बन चुका था। पर वही ना, खुद के समाज की कमियां कभी नहीं दिखेगी। यही होता ना, जैसे व्यक्ति को खुद के अंदर की कमियां कभी नहीं दिखती है, बहुत कम होता है कि जो सेल्फ मूल्यांकन कर पाते हैं और अपनी कमियों पे काम करते हैं। पर दूसरों कमियां तो 1 मिनटों में अपन देख लेते हैं, ये मनुष्य का स्वभाव होता है। तो ऐसी जो पार्टियाँ होती है उनका भी यही होता है, हिंदू धर्म में कोई कमी नहीं दिखेगी, उनको दूसरे धर्म में कमियाँ दिखेगी। तो यही शासकों का यही होता है। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों को, उनके सुधार आंदोलन के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी आपकी बार पीटी में। उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए, तो ऐसे जब 1857 क्रांति हो रही थी तो उससे पहले क्या क्या फैलाया उन्होंने उस जमाने। अब जनता की नज़र से, अब देखो जनता को क्या दिक्कत हो रही थी उस टाइम, उस जमाने लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोचते थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 पढ़े। अब यहाँ से पता लगेगा भाई लोग क्या सोचते थे।
84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास में कुछ अंश दिए गए हैं। भारत की खोज है ना, उस एपिसोड मैंने देखा है ये सारा, उसमें गीतों के द्वारा दिखाया गया। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वापस लौट जाए, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहरा मच जाएगा। सिपाही ने जो कहा वो इस प्रकार था: अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिपाही ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी को लौट गए। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीखें तय कर ली गई और मेरठ छावनी से गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई। ठीक है, तो उस टाइम आम लोग ये सोच रहे थे। जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर के एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के स्मरणों, मतलब उनकी यादों में जो था उसके बारे में लिखा गया है, या उन्होंने जब लिखे थे। जब वृत्तांत लिखते हैं अपन किसी के बारे में, हिंदी लिटरेचर वाले जानते होंगे इनको चीज़ों को अच्छे से। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्हें 28 साल तक, देखो ये पीटी मेंस कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये समझने के लिए है कि उस टाइम कैसी सामाजिक कंडीशन थी, लोग क्या सोच रहे थे, बस उसके बारे में। पीटी मेंस कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी चीज़ याद रख लेना। 48 साल तक नौकरी की और 1860 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोह के साथ था और अंग्रेजों ने इसे सीताराम की आंखों के सामने मार डाला। ये देखो, ये पता लगता है उस टाइम के लोग कितने परिपक्व थे। सोचो, बाप जो है अंग्रेजों के लिए लड़ रहा है, पर बेटा उसके लिए लड़ रहा है। पर आज क्या होता है, जैसे मतलब कि सब लोग बीजेपी वोट दे रहे हैं तो बच्चे, दादा, पोता सब बीजेपी के समर्थक। ये होता है अंधभक्ति। सोचो, ये खुद बोला कि मेरा बेटा भाई विद्रोही की तरफ से लड़ रहा था और मैं अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था। ये होता है, ये होना बहुत ज़रूरी है। आज क्या होता है, सब अंधभक्त बन जा रहे हैं। अरे ये तो छोड़ो परिवार, यहाँ कास्ट के कास्ट बन जाते हैं। और एक कास्ट जो है एक ही विचारधारा को फॉलो करती है, इसको बोलते हैं अंधभक्ति। कोई सह विवेक नहीं लगाते हैं। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनका कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने स्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने स्मरण लिखे, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाए। पीछे विशेष में जरूर पूछा जा सकता है, यूपीएससी में नहीं पूछेगा, ये चीज़ याद रखना। सीताराम पांडे के स्मरणों का एक अंश इस प्रकार था: मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर दिया गया और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों की सेना के नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं की ओर हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। अब देख रहे हो कैसे मतलब लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जब आप आर्मी में जाओगे ना, तो आर्मी सोचो ना, जैसे अभी मैं हूँ, मैं तो भाई किसी की जान ना लूँ। मतलब अगर अभी मेरे से व्यक्तिगत अभी इस स्तर पे पूछा जाए, ठीक है, कि मैं किसी को मार डालूँ, परंतु सोचो जब आर्मी जब व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है, ऐसी क्या कंडीशन है, वैसे उसमें कौन सी एनर्जी भरी जाती है जो लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब वो तो चलो रक्षात्मक तौर से बचाने के लिए होते हैं, पर सोचो जो आतंकवादी होते हैं वो सोचो अपने आप को ही जो है विस्फोट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखो, जो यहाँ शासकों ने जो किया, वैसे ही लोग जो आतंकवादी होते हैं, धर्म के नाम पे नूर मिलेगी, ये है फलाना दिखाना। मतलब समझ रहे हो कैसे लोगों को बरगलाया जाता है, कैसे उनका माइंड सेट चेंज किया जाता है, उनको मतलब कुछ भी नज़र नहीं आता फिर इसके अलावा। तो यहाँ पे भी इन्होंने ऐसा ही किया है। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें, सुझाव पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। अब देखिए विद्रोह के बारे में, मेरठ में विद्रोह सिपाही अफसर पर हमला करते हैं, उनके घर में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। ठीक है, संयोग से इसी समय पर सरकार ने हर एक रेजिमेंट कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों भेजा। अब मैं पहले बता रहा हूँ, जैसे है ना, ये जो अपन स्टार्टिंग में पढ़ी, ये सारे मेन कारण हैं। ये तो होता है प्रतीकात्मक स्वरूप देना। जैसे 2019 में जब मोदी को लगा कि मैं इलेक्शन हारने वाला हूँ, तो जब वो पुलवामा अटैक हुआ, ध्यान से समझना कैसे राजनीति घूमती है। पुलवामा अटैक हुआ तो मोदी को लगा कि भाई इससे अच्छा मौका नहीं है, पाकिस्तान पे अटैक कर दो और चुनाव जीत जाओ। क्या उससे पहले दिक्कतें नहीं हो रही थी?
क्या पाकिस्तान की तरफ से रोज़ लोगों को नहीं मारा जा रहा था? पर वो होता ना कि किस चीज़ को बोलते हैं ना कि चिंगारी बनानी है। घास फूस तो पहले से ही है ना, आग लगाने के लिए बस चिंगारी चाहिए। तो जैसे ये 1857 की क्रांति में ये चिंगारी का काम किया, वैसे बहुत सारी जो घटनाक्रम होते हैं ना जी, मतलब आप इतिहास में देखोगे, याद करो जब शायद फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, सेकंड वर्ल्ड वार होता है, कि वहाँ का कोई राजा होता है उसको मार दिया जाता है जब वो घूमने जाता है, वो किस वर्ल्ड वार में होता है? बताइए अनु, किस वर्ल्ड वार में था वो, जो वो राजा था वो घूमने जाता है फिर उसको मार दिया जाता है, तभी तो शायद फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होता है उसी के कारण। और ऐसा नहीं है, उससे पहले भी सब कुछ बारूद सब था, बस पन वही है ना कि बस एक घटना वो कारण बन जाती है तो वो कारण नहीं होता, प्रतीकात्मक स्वरूप होता है, बस कि बहाना मिल गया, बस युद्ध जैसे होता है ना, घरों में लड़ाई करने का बहाना मिल जाए, बस पहले से गुस्सा तो एक दूसरे के अंदर भरा रहता है बस बहाना मिल जाए तो यही चीज़ थी कि राइफल एक बहाना था, बस गुस्सा तो पहले से उनके अंदर आक्रोशित हो रहा था। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से एक खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। और हकीकत बात यह है, आज तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई है कि ये बात सही थी अंग्रेजों को भी विश्वास नहीं हो रहा कि इसके कारण युद्ध हुआ है। सोचो 1857 की क्रांति, ये अफवाह थी, ये कंफर्म कुछ भी नहीं था। ये हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया। आप सोचो, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले से गुस्से में। देख लो, असली रीजन ये है। स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी, ये देखो आर्टिफिशियल, कि अंग्रेजों तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि इन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। अब इससे क्या होगा, हिंदू प्लस मुस्लिम यूनिटी भी हो जाएगी। देखो सोची समझी रणनीति है ये, ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने किया है, ये सिपाहियों की, ताकि आप सोचो इन्होंने ऐसा क्यों, इससे क्या होगा, हिंदू भी एक हो जाएंगे, सिपाही मुस्लिम भी एक हो जाएंगे, और जो जनता भी है वो भी एक हो जाएगी, तो आराम से अपन लड़ सकते हैं। और दूसरी बात, जो शासक थे उस टाइम मुस्लिम शासक थे, बिना इनके इनके मतलब सहायता के बिना कुछ कर भी नहीं सकते। तो उनको एक ऐसा मुद्दा चाहिए था जो दोनों को यूनाइट कर सके, और उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये अफवाह थी। तो ये चीज़ याद रखना है। देखो कैसे कितना डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं। कर्नल साहब का मानना था कि बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार में अपने आप खत्म हो जाएगी। उन्हें मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। तो देखो उसको बोला कि तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सीताराम पांडे को इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। पर वो सोचे नहीं थे कि पहले से आग सैनिक विद्रोह, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों को हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो उसको सैनिक विद्रोह कहते हैं। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गए। अब देखो ये है रियलिटी में किसकी थी, सैनिक विद्रोह, पर ये जन विद्रोह का बन गया। उसके लिए मतलब वही था कि आग देने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। किसान परेशान हो ही रहे थे, अवध के नवाब को हटा ही दिया गया था ज़बरदस्ती, ठीक है। सिपाही अपना अलग से परेशान हो रहे थे, राजा महाराजों का अलग कंडीशन थी, जनता भी परेशान थी, तो सबाई से तो फिर जन विद्रोह बने गई। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाता है कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उनका सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोगों विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। अब कितने लोग मरे, बहुत। कैवलरी लाइनों में युद्ध, 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। मेरठ से दिल्ली तक 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिए। ये फिर और ज़्यादा आग भड़काने का काम कर रहा है। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाही ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाही को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों को हुक्म न मानने के आरोप में 10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है।
अब देखो एक चीज़ें बढ़ती जा रही है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाही ने मेरठ के जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसर पर हमला करके उन्हें मार गिराया, उन्हें बंदूक और हथियारें कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों के आग के हवाले कर दिए। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमदा थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाही ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का देश का शासन सौंपना चाहते थे। और यहाँ बोला जाता है कि ये बहुत गलत कदम था। जैसे अगर आप जितनी भी अगर विश्व में जितनी भी क्रांतियाँ हुई है, इसलिए 1857 की क्रांति सफल भी नहीं हुई। भाई क्रांति का मतलब ही ये होता है कि आप आगे बढ़ो। अब ये तो पीछे चले गए वापस से कि हाँ हमें तो मुगल बादशाह ही चाहिए। यार ये तो मिडिवल काल की तरफ जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती थी। यही ऐसा हुआ ना, सफल नहीं हुई तो, वरना तो फिर वैसे के वैसे ही रह जाते। हाँ क्या हो गया? अगर सफल नहीं हुई वरना ये बहादुर शाह जफर को बना देते तो फिर वैसे के वैसे ही रह जाते। वो तो भाई ये चीज़ हमेशा देखो इसीलिए होता ना, इसलिए जो भी होता है वो सही होता है। इसका एक एग्जांपल ये भी बढ़िया। अब सोचो 1857 में अंग्रेज अगर यहाँ से चले जाते तो क्या आज भारत का ये हाल रहता? आज कुछ और ही भारत होता, फिर गांधी की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोचो कितना अलग भारत होता। फिर आप ये भी कल्पना कीजिए। फिर वही आज भी राजा महाराजाओं का शासन चल रहा होता। कोई जरूरी नहीं भारत में डेमोक्रेसी भी आ पाती। या कुछ भी नहीं बोल सकते भाई। जैसे आज मिडिल ईस्ट देशों का देखो क्या हाल है आज वहाँ पे। आज भी वो देखो धार्मिक शासन को चला रहे हैं, तो दिक्कतें हो सकती थी। मंगल पांडे की स्मृति में जारी टिकट। फिरंगी मतलब विदेशी शब्द का अपमान का भाव आता है। फिरंगी मतलब जो भगोड़े होते हैं वो लोग। मेरठ के कुछ सिपाहियों की टोली 10 मई को रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़े ने बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाही ने हथियार और गोला बारूद कब्जे में ले लिया, इमारतों को आग लगा दिया। विजय सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह और अंग्रेज भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही बैठे रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। और यहाँ ऐसा बोला जाता है कि मतलब भाई ये 1% भी तैयार नहीं था, क्योंकि ये तो बुड्ढा शेर था। इसको जबरदस्ती है ना, मतलब अब जो भी मान के चलो, देखो इतिहास तो उस चीज़ का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता ना कि उसके साथ क्या हुआ था। मतलब मैं अगर इसी कल्पना करूँ तो ऐसा होता है ना किसी बंदूक के नोक पे हाँ भरवाना, मतलब समझ रहे ये हुआ था इसके साथ। जबरदस्ती इसको राजा बनाया गया था, ये तैयार भी नहीं था। मतलब बंदूक के नाम पे हुआ है, हकीकत बात यही है। लेकिन बस एक रीजन ये था कि जो अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उनसे ये ठीक था, तो इसलिए उनको ये अच्छा लग रहा था। नहीं, पहली बात ये थी कि इसको पता था ना कि भाई अंग्रेज कितनी बड़ी सत्ता है। सोचो जो पूरे देश पे आज कर लेते, उनको पता था। तो इनको ये भी पता था कि मैं मारा जाऊंगा। समझो हकीकत बात तो वो है, इनको पता था भाई। जब सोचो कि इनका सब कुछ खत्म कर दिया, जब अभी पढ़े थे ना स्टार्टिंग के कि आगे आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर होगा, इनके बेटों को राजकुमार बना दिया जाएगा, किले में भी नहीं रहने दिया जाएगा, बाहर रहने दिया जाएगा, तो ये समझ गया था कि आप कितने दिन लड़ पाओगे आप। बूढ़े बादशाह के सिपाहियों को यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्य का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के से एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों को शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के क्या हो गया? ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता है कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों को शासन बेफिक्र होकर चलाने लगे। ये होता ना कि ज़्यादा अच्छा होने से या सोच लो कि थोड़ा अच्छा वही है, तो लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया। अंग्रेजों की इन घटनाओं को उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। इसीलिए सिपाही इनके पास आए थे, क्योंकि भाई उस टाइम मुगल बादशाह मतलब पूरे शासन करता थे। ये कि लेटर जब लिख के भेजे तो लोगों वहाँ के जो शासक थे वो भी मान गए। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में कुछ समय तो लगता ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। अब जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनी में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। अब देखो एक और चीज़ मैं बताता हूँ, पर मैं फिर बताऊँ, देखो मतलब ऐसे इतिहास कोई भी नहीं बताएगा। एक मिनट रुको।
चलो मैं ना आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि जब ये सिपाही, देखो ये चीज़ कोई बताएगा नहीं, अंदर रिकॉर्ड को बोलना भी नहीं चाहेगा, पर मैं बता रहा हूँ एक चीज़ सोचो, जब ये अंग्रेज़ों को मार रहे थे, क्या अंग्रेज़ों की जो महिलाएं थी उनके साथ बलात्कार नहीं हुए होंगे? क्या आपको लगता है कि अपने अपने नौजवान इतने मतलब समझो सहमित थे कि वो ये चीज़ नहीं करे होंगे? हो ही नहीं सकता। पर वो ये इतिहास कभी कोई ये चीज़ें बताता नहीं है। परंतु जब जैसे अपन भारत पाकिस्तान विभाजन की बात करते हैं, तब बात करते हैं कि उसमें महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ है। या जब आप जम्मू कश्मीर में जब ये पठान जो लोग हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी है, जब ये आते हैं यहाँ पे अटैक करने, ठीक है, तब भी बहुत सारा होता है, बहुत महिलाओं के साथ रेप होता है। पर मुझे बताइए, इतिहास में हर घटना आपको देखने मिलेगी और वहाँ पे हर घटना में ऐसा होता है जहाँ पे भी सिपाही विद्रोह होता है, विद्रोह जहाँ पे विद्रोह होता है, ये हमेशा याद रख लेना, वहाँ पे हमेशा महिलाओं के साथ गलत होता है। पर आज तक आपको किसी भी इतिहास की बुक में ये देखने को नहीं मिलेगा कि ये सिपाही इतने संयमित थे कि इन्होंने जो अंग्रेज़ों की महिलाओं के साथ कुछ भी नहीं किया। तो ये बात सत्य नहीं है। आप ये कितना भी, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा नहीं है कि भाई जो हर शासक करता थे वही नहीं किए। अब जैसे अगर आप देखोगे ना, भारत पाकिस्तान के विभाजन के बीच में जब भी मतलब उस टाइम के ऐसा बोला जाता कि उस हकीकत को बयां भी नहीं कर सकता, कोई लिखना चाहे तो लिख भी नहीं सकता, इतना खतरनाक हुआ था महिलाओं के साथ उस टाइम। पर अब ये मत सोचो कि उसने उस टाइम पर मुसलमान लोगों ने ही किया था। सबसे बड़ी दिक्कत है ना इतिहास को एक रूप देना अपने अनुसार। ऐसा नहीं है, हिंदू लोगों ने भी भाई मुसलमान लोगों की महिलाओं के साथ बलात्कार किए हैं, पर इतिहास कभी ये चीज़ नहीं बताएगा। तो मैं फिर बता रहा हूँ ना भाई, इतिहास इसीलिए तो बोला जाता है कि इतिहास कैसे गढ़ा जा रहा है, उसको स्वरूप कैसे दिया जा रहा है। पाकिस्तान के इतिहास वाली जो हिस्ट्री की बुक है उसमें उन्होंने उधर की इधर का लिखा होगा। हाँ, क्यों नहीं लिखा होगा, जरूर लिखा होगा। और जैसे इधर के उधर लिखते हैं वही चलता है। इसीलिए भाई सच्चाई एक नहीं होती है, सच्चाई के बहुत स्वरूप होते हैं, ये जी हमेशा याद रखना। तो मुझे खुद बताओ ना, आप खुद सोचिए, क्या ये जो सेना के जवान सारे के सारे इतने संयमित थे? मतलब हाउ इट इज पॉसिबल? वो ये ना पॉजिटिव उनका नेगेटिव पॉइंट। मतलब मेरा कहने का मतलब है, ये हमेशा चीज़ें समझो, इससे मतलब कल अगर आप लोग आईएएस बनोगे ना तो ये चीज़ें समझ में आएगी। विद्रोह चाहे कैसा भी हो, ये हमेशा याद रख लेना, उसमें महिलाओं को शोषण जरूर होता है। आप नूह में जो कांड हुआ उसमें देखो, ठीक, और उससे पहले ना यहाँ पे अरे 2013 में जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था उसमें जाके देखो। अरे ये तो छोड़ो आप बात, पुलिस वाले नहीं छोड़ते भाई। तो मतलब मेरा कहना मतलब कल आप ब्यूरोक्रेसी में जाओगे ना तो ऐसा नहीं कि किसी पे ट्रस्ट है, पुलिस वाले हैं तो कहाँ ये तो लड़कियों को छेड़ते नहीं हैं, डजंट नॉट मैटर, कोई कुछ भी कर सकता है, ये चीज़ हमेशा याद रखो। तो मतलब यही है, इतिहास से यही सीखना चाहिए। अब देखो क्या होता है, इतिहास में जब एक स्वरूप दे दिया जाता है ना, दूसरा स्वरूप नहीं दिखाया जाता, तो अपन ऐसे सोचते हैं कि यार इंडिया के जो सिपाही थे वो तो बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं है, दूसरा स्वरूप भी होता है। इसलिए आदमी को अपनी कमियों का और अच्छाइयों का दोनों को पता होना चाहिए, तब आदमी है ना एक अच्छा डिसीजन ले सकता है, नहीं तो कभी अपन सोच ही नहीं सकते। अब देखो ना, इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया जाएगा, और मैं बता रहा हूँ एक बात ही, ये हकीकत है। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाही ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदार और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया, याद रखना कहाँ का, कानपुर का। उन्हें ऐलान किया कि वे बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है, समझ रहे हो, राज्यपाल बन गए। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजेश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ब्रिजेश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उसकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। ठीक है, मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी, ये महिलाओं का नाम जरूर याद रखना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, ये याद रखना। ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य पर के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, ये रानी लक्ष्मीबाई है और ये वीर कंवर सिंह, जो बिहार, ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट।
हमेशा पूछता है इसके बारे में। इसके बिना बिहार का अस्तित्व तो नहीं है। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। खासतौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 की लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय का व्यक्त किया। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों की सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों को एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वहीं इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों में लड़ाई लड़ी। ये बीपीएससी फेवरेट क्वेश्चन है। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। ब्रिटिश टुकड़े विद्रोह पर हमला करते, जिन्हें दिल्ली के लाल किले तथा सलीमगढ़ किले बाई पर कब्जा कर लिया था। अब ये देखो भाग रहे हैं। विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली तक की तरफ कूच करते हाथियों का इनका यूज किया जाता था। शुरू में अंग्रेजी सेना को दिल्ली के बाहरी किले की बंदी तोड़ने में मुश्किलें हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुँचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे। उन्हें हाथी खींच रहे थे। उनकी कतार 7 मील लंबी थी। आते टोपे का देखो, ये थोड़ा कंपनी का पलटवार। अब देखो कंपनी कैसे, और ये भी याद रखना, जब कंपनी, ऐसा नहीं कि कंपनी के शासक भी ऐसे थे, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये हमें से एक ह्यूमन नेचर समझो। अगर अंग्रेज भी अगर यहाँ कर रहे हैं तो भाई समझ, वो भी महिलाओं के साथ गलत करेंगे। ऐसा नहीं कि वो बड़ा सभ्य थे, कोई सभ्य नहीं होता है। मनुष्य ही होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो मनुष्य में पशुवत विचार भी होंगे और मतलब भगवान के जो मतलब अच्छे विचार भी होंगे। दोनों विचार होते हैं, और वो इंसान चाहे कहीं का भी हो। कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाई। विद्रोह को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्र पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। सोचो 2-3 महीने के अंदर। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगूल जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ले ली। अब देखो ये चीज़ भी याद रखना, बहादुर शाह जफर को नहीं मारे क्योंकि उनको पता था इसको मार देंगे तो और ज़्यादा विद्रोह होगा, पर उसको बेटे को मार दिया ताकि आगे कोई लड़ने वाला ना हो। ये होता है, देखो समस्या खत्म करनी हो परंतु वो आगे भी ना बढ़े और समस्या बढ़े भी ना। देख रहे हो अंग्रेजों का सॉल्यूशन। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को चलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। देखो इसको इस बारे में कोई नहीं जानता है, पर इसने भी लड़ाई लड़ी है, पर वही है रानी लक्ष्मीबाई फेमस है। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गए। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विदेशी ताकतों के हार से लोगों को हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोह के साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों को विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामी के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं, अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकारों दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही विद्रोही नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए। उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अब यहाँ से उनका पता लगता है अंग्रेज टुकड़ियों दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीर गेट को बारूद से उड़ा देते हैं। आप सोचो इनके पास बारूद होते हैं। अंग्रेज टुकड़ियाँ कानपुर के पास विद्रोह को पकड़ लेती है। ध्यान से देखिए किस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाही को बहादुर से विद्रोह को धावा बोलते दिखाया, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता ना अकेला उसी तरीके से। विद्रोह के बाद क्या साल, अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए।
पीटी में क्वेश्चन आया है, मेंस में भी आया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखो एक चीज़ याद रखना, एक तो 1757, देखो देख रहे हो एकदम सेम पीरियड, ये सबसे बड़ी बात है। 1857 में इधर 100 साल में फिक्स युद्ध होता है, फिर इधर 1857 से लेके 1947, ये 90 साल का इतिहास। इनमें आपको अंग्रेजों का एक अलग स्वरूप दिखेगा इन दोनों चीज़ों में, और वो है निर्णायक मोड़ ये 1857 की क्रांति। इसीलिए ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। सबसे पहला बड़ा बदलाव ये हुआ ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ये भी याद रखना एक बड़ा बदलाव, यूपीएससी क्वेश्चन पूछे हैं बहुत बार पीटी में। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। भारत के, याद रखना एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय का ओहदा दिया गया। ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, जो लॉर्ड कैनिंग बना, प्रथम वाइसराय कौन है। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी के निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। ये भी बहुत बार पूछा जाता है पीटी में, याद रखना ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो याद होने चाहिए, रट लेना ये सारे पॉइंट। वो तो सब स्टोरी है, पर ये काम के पॉइंट। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने छूट दे देगी। देख रहे हो अब कैसे इनका स्वरूप बदल गया। वहीं डलहौजी था तो साफ बोल रहा था। इसीलिए बोला जाता है, देखो एक चीज़ यहाँ से ये भी सीखने को मिलती है, देखो इतिहास बहुत कुछ सिखाता है कि अगर जब तक आप किसी चीज़ को शोषण सहते रहोगे तब तक आपका शोषण होता रहेगा। जैसे ही आप विद्रोह कर दोगे तो समझ लेना वो व्यक्ति फिर सोच समझ के हाथ उठाएगा। जैसे मेरे पड़ोस में ना एक है, तो वो अपनी पत्नी को बहुत पीटते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भाई तुम मार क्यों खाती हो? बोलते पति परमेश्वर है, मार ले चाहे कुछ भी कर ले। अब देखो ये समझ रहे हो, भारतीय समाज में विडम्बना है, ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि पति है तो मार लेगा, वही खाना। अब महिलाएं जब तक अपने आप को नहीं समझेगी भाई हमारा क्या अस्तित्व है यही होगा। तो वही पे मैंने उसको बोला कि कभी है ना, जब वो हाथ उठाए ना तुम उसका हाथ पकड़ लेना, चलो मारना मत। मैं तो साफ बोलता हूँ मारो भाई, जब वो तुम्हें मारा तो मारो, उसमें क्या है। इक्वलिटी सब जगह होनी चाहिए। पर मेरा मानना है कि पर महिलाएं नहीं कर पाती है, ठीक है। वो अब कुछ आगे आने वाले ज़माने में तो महिलाएं भी ठोकेगी, ऐसा नहीं है पर मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट हाथ जरूर पकड़ना चाहिए, क्योंकि ना जब तक आप प्रतिरोध नहीं दिखाओगे तब तक सामने वाले पता नहीं लगेगा ना। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी जैसे डोमेस्टिक वायलेंस जहाँ पे भी होता है वहाँ पे याद रखना, जब तक वो मारते रहता है उसको लगता है कि ये पिट रही है मेरे से, अरे ये विरोध नहीं कर रही। जिस दिन अगर कोई मान के चलो कि हस्बैंड अपनी वाइफ को पीट रहा है, अगर वाइफ जिस दिन उसका हाथ भी पकड़ लेगी ना तो वो समझ जाएगा कि भाई इसके अंदर भी ताकत है, कल ये मेरे को भी मार सकती है, बस उतना ही प्रतिरोध करने की जरूरत है, आगे हाथ नहीं उठाएगा। ये हमेशा याद रखते हो। देखो अंग्रेज सोचो जब 1857 की क्रांति हुआ तो 2-3 महीने के लिए हुआ, कहीं 1-1 साल भी चला, पर अंग्रेजों को समझ में आ गया। सोचो जो कहाँ वो पूरा साम्राज्य स्थापित करने में लगे हुए थे, डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत दे रहे हैं। अब सोचो अचानक से सब कुछ चीज़ें चेंज, क्यों? प्रतिरोध मिल गया। और उनको ये भी पता लग गया कि ये प्रतिरोध भविष्य में अगर कैसा रूप ले लेगा तो हमारा क्या हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है प्रतिरोध शो करना। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। सेना में भारतीय सिपाही का अनुपात कम करने, यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाही की भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। कारण इन्होंने उस टाइम सपोर्ट किया था इनको, और ये थे इनके खिलाफ। इससे ये भी पता लगता है जो अपना दुश्मन है कभी भी उसको ताकतवर मत बनने दो, और जो अपना दोस्त है उसको और मजबूत करो। याद देखो डिप्लोमेसी सीखो भाई, ये हमेशा याद रखना। वही आप व्यक्तिगत स्तर पे भी इस चीज़ को ले सकते हो। अगर फिलोसफिकल अगर आप समझना चाहो कि अपनी जो अच्छाई है उसको हमेशा बढ़ाते रहो। आप जो आपके अंदर अच्छाई है ना उसको आप प्रोत्साहन देते रहिए, और जो बुराइयाँ है हमेशा उसको मतलब प्रेस करो, उसको दबाओ, उसको ख़त्म करो उसको। तो दोनों एग्जाम्पल हो गए। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अब यहाँ से देखना फूट डालो की राजनीति, हिंदुओं को अलग ट्रीट करेंगे, मुस्लिमों को अलग ट्रीट करेंगे।
इसमें इसीलिए जो सर सैयद अहमद खान है वो जो लाए थे ना सर सैयद तहरीक, वो तभी लाए थे 1857 की क्रांति के बाद, क्योंकि ये ज्यादा वो करने लगे थे। तो उन्होंने बोला था कि पहले तुम राजनीति सीखो और एजुकेट हो, उसके बाद तुम राजनीति में करो, तो इसलिए। हाँ, दूसरी बात यहाँ से समझ में आने लग गया कि हिंदू और मुस्लिमों को इन लोगों ने अलग अलग ट्रीट किया, और यहीं से धीरे धीरे हकीकत में है ना, हिंदू और मुस्लिमों के विभाजन की शुरुआत है ना, यहाँ से शुरुआत होती है 1857 क्रांति के बाद। ये चीज़ याद रखना। अंग्रेजी ने फैसला किया कि भारत सोचा होगा ना ये दोनों एक है, तो इनको अलग अलग करके तोड़ दो। हाँ, तो वही है ना, फूट डालो राज करो नीति यहाँ से शुरू होती है। अंग्रेजी ने फैसला किया भारत के लोगों को धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, क्योंकि उनको पता लग गया था जो सती प्रथा कानून था, विधवा विवाह पुनः हुआ एक्ट है, इसके कारण विद्रोह हुआ। भूस्वाम्य जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीनों पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाएगी। ये 6 के 6 पॉइंट याद होने चाहिए, मेंस में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट छाप के आओ। इस प्रकार 1857 की बात की इतिहास के नया चरण शुरू हुआ। अब देखो सियालकोट जो अभी भारत ने अटैक किया पाकिस्तान में है, लाहौर, फिरोजपुर भी पाकिस्तान में है, जालंधर तो इधर है ही। ये क्या है, किल्लोर है फिल्लोर है। ये सहारनपुर यूपी वाला हो गया, ये मेरठ हो गया, रोहतक हरियाणा वाला, दिल्ली, बुलंदशहर, अलीगढ़ ये सब यूपी के, मुरादाबाद, बरेली, फतेहगढ़, मैनपुरी भी ये किसका, अखिलेश कुमार का, सीतापुर, बहराइच, नवाबगंज, गोहा, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, मुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस। देखो यूपी है सारा। दीनापुर, ये दीनापुर बिहार में है, इधर कहाँ है, महू, जबलपुर एमपी का हो गया, सागर, नागौर, झांसी, ये सब सारे यूपी के हैं। नीमच ये तो राजस्थान का हो गया। ये कौन सा है, तो ये विद्रोह के मुख्य केंद्र बता रहा है और सहायक केंद्र है। ठीक है, ये हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, थोड़ा पता होना चाहिए। ये म्यूट करो, किसकी तरफ से होना है। ठीक है, आगे देखो, खुदरा संग्राम एक केस स्टडी है। देखो केस स्टडी जरूर ऐसे में यूज करनी चाहिए, डालनी चाहिए, तो सीखो इसमें क्या क्या सिखाया गया। इसमें बहुत अच्छा केस स्टडी का मतलब ये होता है कि एक विश्लेषण को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। केस स्टडी का मतलब होता है स्पेसिफिक अध्ययन किया जाता है उस चीज़ के बारे में। 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की घटना 1857 में खुर्दा नामक के स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना, इस बात पर विचार करना शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। इसलिए भी याद रखना चाहिए। ये हुआ था उड़ीसा में, और इसी को बोला जाता था कि इसको पहला जो है वो घोषित कर देना चाहिए, परंतु वही है, कोई भी इतिहास के साथ छेड़छाड़ी नहीं करना चाहता नहीं तो फिर 10 चीज़ें बदलती है। इसका चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना। क्यों इतिहास से अपने को छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, अपने स्वरूप के अनुसार बदलने के प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे राम भूमि का विवाद था, तो उस टाइम है ना, जब कानून बना था तभी बन गया था कि राम भूमि के अलावा और कोई केस नहीं देखे जाएंगे मंदिरों से रिलेटेड। ठीक, पर जैसे देखो, जैसे राम भूमि का डिसीजन आया, अब देख रहे हो अजमेर की दरगाह भी, वहाँ पे भी शिव मंदिर बना है। इन लोगों के चले ना, कल ताजमहल को भी उड़ा दे ये लोग। आप देख रहे हो, तो ये होता है चीज़ इसीलिए इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर देख रहे हो अभी ये संबलपुर में जो हुआ, जब मस्जिद को लेके वहाँ विवाद चला। मैं बता रहा हूँ ना, आगे आगे अगर बीजेपी अगर 5-10 साल और रही तो पता है ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुसलमानों के लिए जो पुरानी जो मस्जिदें हैं वो बची रहने देंगे। याद करो, जो ये कौन सा था, काशी में इन्होंने विवाद उठाया, इधर मथुरा में भी तो थी, वो कौन सी थी, उसमें भी विवाद उठाया, उधर अजमेर दरगाह को फोड़ने का। तो अब ये से क्या होगा, कम्युनल वायलेंस बढ़ेगा और क्या है, देश की शांति। मस्जिद वाला बंद हो गया क्योंकि सब बोलने लग गए कि तुमको और कुछ काम नहीं, तो अब माँ की गालियों पे आ गई। मतलब अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे ये लोग, इतने गिर गए। अरे साथ साथ देखो, एक चीज़ याद रखना, सत्ता में जो व्यक्ति आने के बाद में है ना, जैसे मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, मान के चलो आपको कोई चीज़ है जो आपको मिल रही है और आपको बहुत पसंद है वो चीज़, और जब वो चीज़ आपसे कोई छीनने लग जाए और आपको उसका डर सताने लग जाए, तो बताइए आपको भी तो वो ये इंसान का स्वभाव होता है, ऐसा नहीं कोई पार्टी, भाई इंसान का स्वभाव है। कांग्रेस ले लो, सब ऐसे ही है भाई, ये चीज हमेशा याद रखना। सत्ता लेकिन एक पक्ष उससे पीड़ित हो रहा है ना, तो वो उसका वो कर रहा है।
इतिहास ऐसे ही होता है भाई सब। सही। चलो ठीक है। खुर्दा जो कि उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा राज्य है, वह 19वीं शताब्दी में शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जन बहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इस शासक राजा वीर किशोर देव को सब अधिकार 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर की संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। देख रहे हो, पहले मराठा गुलाम को बना लिए थे उड़ीसा में। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय दृढ़ता से विचलित थे, अतः अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों को जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारियों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया था। 1 मिनट रुको। परंतु 1803 में उड़ीसा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणामतः उड़ीसा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया। ठीक, अब देख रहे हो, ये अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे, अंग्रेज इनको वापस सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनके पूर्व भू संपत्ति के राजस्व का मात्र एक 10 मास था, अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व तथा उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1857 में गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। अब देख रहे हो, ठीक है, गलत तो वो भी कर रहे थे, मराठा भी इन पे अधिकार कर लिए थे, ठीक, पर ये सोचे कि भाई मराठा को हटा के अंग्रेजों की सहायता से हम राज कर लेंगे, अंग्रेजों की सहायता लेते हैं, अंग्रेज इनको फिर से गुलाम बना लेते हैं। इसमें मेरे को एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जैसे सर 1757, 1817, 1857, 1947, 7 आ रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या डाउट था। देखिए सर, नहीं डाउट नहीं सर, मैं ये बोल रही हूँ, देखिए 1757 में स्टार्टिंग जो होता है, मतलब क्लासी का, फिर 1857, 1817 तो सर 7 आ रहा है लास्ट में, जैसे जो भी हो रहा है कोइंसिडेंस में बता रही हूं। कोइंसिडेंट बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ठीक है, आगे बढ़ो। 1947 खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक नाम से जाना गया, याद रखना इसको पाइक विद्रोह भी कहा जाता है, और याद रखना इसको खुदरा संग्राम भी कहा जाता है, तो ये याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयतों के भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। देख रहे हो, चाहे फसल बढ़े ना बढ़े, पर इनको राजस्व चाहिए। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी कोई उदारता नहीं दिखाएगी, जबकि उड़ीसा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती है, क्योंकि समुद्र का तटीय इलाका। बकायादारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को भेज दिया गया। अब देख लो कैसे शोषण बढ़ेगा। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र ब्रह्मरवर राय, जिन्होंने लोग बख्शी जंगबंधु के नाम से भी जानते हैं, याद रखना इन लोगों का नाम पूछा गया है ये क्वेश्चन पहले। वैसे बेदखल हुए जमींदार में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों को स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी वे थी अंग्रेज द्वारा क्षेत्र में चांदी की सिक्कों का प्रचलन। अब जो नई मुद्रा ला दी, इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, और इसी में जोर देना, चांदी से ही आपको पेमेंट करना है। खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था। नमक भी नहीं मिल रहा था लोगों को, और जिसके कारण उड़ीसा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे। स्थानीय जमींदारों को कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण उड़ीसा में बंगाल के अनुपस्थिति जमींदारों का आगमन हुआ। ये हमेशा याद रखना, इससे ज़्यादा शोषण बढ़ता है। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया। 29 मार्च 1857 के संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में एक बड़ी रकम लेकर चले गए।
शीघ्र ही खुदा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए। जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान भी शुरू किया गया। ठीक है, अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1857 को बख्शी जगबंधु ने 5 से 10,000 पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं का अगुवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। देख रहे हो, यहाँ पे भी जो 1857 की क्रांति में होता है वही होता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्दी घोषित राजा पकड़े गए और उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। बख्शी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्ण चंद्र ब्रह्मवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष उड़ीसा के दक्षिण और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मोटिनडल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा था। बख्शी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की घोषणा भी की गई। इस प्रकार सामरिक कार्रवाई चली जिसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक समाज योजना के तहत अपने घरों में लौट आए। इस तरह अंग्रेजों ने मई 1857 खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू कर लिया। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्र में बख्शी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा, जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु और अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। ये चीज़ याद रखना। अब देखो क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इनको मार देंगे तो फिर जनता और भड़केगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदार को अपनी जमीनें लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया गया और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया। अब देख रहे हो, यहाँ पे भी विद्रोह करने के बाद में सुधार होते हैं। संक्षेप में, यह उड़ीसा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के पर दूरगामी प्रभाव पड़ा था। इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना, इसे कमतर आंकना होगा। इसी को बोला जाता है कि इसको भाई, जब ये 2017 में बात है, उस टाइम इसको भाई 200 साल हो गए थे इसको, तो उस टाइम बोला जा रहा था कि इसको प्रथम विद्रोह घोषित किया जाए, परंतु सरकार कभी भी नहीं करना चाहेगी, नहीं तो फिर पता लगे कल और कोई आ गया। परम शांति के सर्वांगीण साम्राज्य के खातिर जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ, 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। होंग जेकोंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के सर्वांगीण साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इसी विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। होंग जेकोंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों स्त्री पुरुष के बीच कोई भेद नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति, गुलामी और पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह की काफ़ी मदद ली। देख रहे वहाँ पे भी ईसाई धर्म को बढ़ावा देने को मिल रहा है। चलो ठीक है, ये हो गया। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। ये क्या, लखनऊ रेजिडेंसी के खंडर, तो जब अंग्रेज वापस से वहाँ पे जब अधिकार करते हैं, जून 1857 में विद्रोही टुकड़ियों ने रेजिडेंसी को कब्जे में ले लिया था। बहुत सारी अंग्रेजी औरतों, मर्दों और बच्चों ने रेजिडेंसी की इमारतों में पनाह ली हुई थी। विद्रोही ने इस पूरे परिसर को घेर कर उन पर गोलों से हमला किया। इसी तरह के एक गोले से अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की मौत भी हो गई थी। पीसीएस के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। हेनरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे हुए चित्र में दिखाई दे रहा है, इससे गौर से देखो, ये इमारत पर बीते दौर के निशान किस तरह से बचे रह जाते हैं। किस कमरे में रहा होगा वो, इस कमरे में रहा होगा जो भी है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखो इधर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। वो याद करो वो क्या बोल रही थी कि मेरा जो दत्तक पुत्र है उसको भी अधिकार दे दिया जाए। ठीक है, तो वो ये मांग थी। ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, उनके लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा था। ईसाई धर्म अपना रहे थे। सिपाही को नहीं कारतूस क्या एतराज था, क्योंकि उस पर चर्बी लगी हुई थी। किसकी यार, ये और देखो उसमें सुअर की और गाय की। सुअर किसका मतलब
मुसलमानों के लिए हराम माना जाता है, और उधर गाय मतलब हिंदुओं के लिए। मतलब ये बहुत सोचे समझी रणनीति थी। अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए? आखिरी साल तो याद करो, रंगों निवासित कर दिया जाता है, और वही 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। चलो, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेजी शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे? पहला क्वेश्चन यहाँ से बनाता हूँ, ये देखो 2 क्वेश्चन। बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोह को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवार से क्या असर पड़ा? अवध की बागी समय से संपन्न कराने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीति किस तरह बदली? पहला तो ये क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, और वो सारे पॉइंट लिखना जो मैंने बताए हैं, ये याद रखना, वही आंसर है इसका अपना, और आप भी अपनी तरह से जोड़िए। चलो उस क्वेश्चन को और मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, वो तो आएगा ही, ठीक है। वो सारे पॉइंट लिखना। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली? ठीक है, आगे मैं इसमें एक और पार्ट जोड़ रहा हूँ जो आपको थोड़ा समझ के लिखना पड़ेगा। सुनो, किस तरह बदली, और इन नीतियों का प्रभाव, नहीं रुको, मैं जो क्वेश्चन बनना चाह रहा हूँ, बगावत फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह सहायक हुई भारत को आगे गुलाम बनाने के लिए? ये अच्छा हो सकता है। और इन नीतियों का प्रभाव क्या रहा? प्रभाव पॉजिटिव था, नेगेटिव? उस तरीके से देख सकते हो क्वेश्चन को। पॉजिटिव तो अंग्रेजों के लिए होगा, भारतीय के लिए कुछ नीतियों का सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ी? हाँ, तो प्रभाव में तो दोनों चीज़ें आ ही जाती है। किस तरह बदली, ठीक है, प्रभाव नहीं, इन नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो बोला आपको पहले तो नीतियाँ बतानी है, फिर नीतियों मूल्यांकन वही है कि अंग्रेजों के लिए कैसे फ़ायदा रहा, भारतीयों के लिए नुकसान कैसे रहा, भारतीयों के लिए फ़ायदा कैसे हुआ, मूल्यांकन करके बताना। पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन बनाता हूँ मैं आपको, क्या सबड़ा अवधि बागी भविष्य में संपन्न कराने के लिए अंग्रेजों ने किया? हाँ, रुको एक क्वेश्चन देता हूँ जो यूपीएससी ने पूछा भी है, डायरेक्ट वही क्वेश्चन देता हूँ ना, रुको एक मिनट। सतावन का क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, डायरेक्ट वही क्वेश्चन देता हूँ ना आप लोगों को। आधुनिक भारत स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के पश्चात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, लिख लोगे ये चैप्टर जो मैं पढ़ाया हूँ। अब धीरे धीरे तुम लोग लिखना सीख जाओगे। बहुत क्वेश्चन आए, याद है 1857 की क्रांति से बहुत क्वेश्चन आए थे। देना फोटो खींच के, फोटो खींच के ग्रुप में भेज दीजिए अगर हार्ड कॉपी है। चलो ठीक है, फिर अभी रुक जाओ, PYQ में बाद में दूंगा, जब आप विपिन चंद्रा पढ़ लोगे ना अपनी तरफ से तब दूंगा। चलो छोड़ो, एक ही क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय। कल लिख के आना ये चीज़, एक क्वेश्चन।